पिताजी मेरे गुरु हैं। एक शिक्षक के रूप में मैंने काम शुरू किया। अनमोल है और जीवन कब समाप्त होगा पता नहीं है, इसलिए जब तक हैं तब तक हम लोगों की सेवा करें। फेवरेट विषय कौन सा था? फेवरेट विषय राजनीति शास्त्र था। ऐसी राजनीति में आने का जो है भाव वो कैसे है? बिना राजनीति के समाज सेवा नहीं हो सकता। आम से खास का जो सफर है वो कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? राजस्व विभाग को लोग अच्छा नज़रिया से नहीं देखते, बोलते हैं कि ये तो इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। ऐसा कौन सा प्रसंग है जो आपके काफी निकट है? मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। ठीक है। इस पूरे संसार की यदि हम बात करें तो इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग धर्म से और अलग अलग विचारों के लोग यहाँ पर मिलते हैं। और जिनका विचार, सबका विचार जहाँ एक साथ मिलता है उसे भारत कहते हैं। और भारत देश में अलग अलग विचारों के साथ में भी अपने विचारों को समावेश करने वाले लोग जो बसते हैं वो छत्तीसगढ़ में होते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में हम ऐसे लोगों से आपसे रूबरू करवाएंगे जो विचारों को एक साथ करके लोगों के साथ चलते हैं, लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिन्होंने बहुत ही कम समय में, कम समय कहना तो खैर ये अतिशयोक्ति होगी, बहुत लंबे समय के बाद में उन्होंने एक सफ़र उन्होंने तय किया है। इसके पहले क्या कुछ थी जानकारी आपको हम सब मिलवाएंगे हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर अंबिका मिश्रा। और आज हमारे इस फेस ऑफ छत्तीसगढ़ का चेहरा है हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी। तो मंत्री जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जिस प्रकार से मंत्री जी हमारे जो ये फेस ऑफ छत्तीसगढ़ का आज आप हिस्सा बने हैं, आज दर्शकों को आज ये मौका मिला है कि आपके बारे में जानें, क्योंकि लोग तो आपके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी एक कार्यक्रम के माध्यम से हमारी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि हम लोगों के बारे में बताएं। तो सबसे पहला ये है मंत्री जी कि जिस प्रकार से आपकी राजनीति की शुरुआत तो हुई है, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा रहा, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई और पढ़ाई लिखाई के बाद में आपने क्या सोचा था कि आपको क्या बनना है। तो ज़रा व्यक्तिगत परिचय जरूर बताएंगे। देखिए, मैं कहीं पे पढ़ा था कि अगर करोगे भरोसा भगवान पर, अगर करोगे भरोसा भगवान पर तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, लेकिन करोगे भरोसा खुद पर तो भगवान तकदीर में वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। भगवान का लिखा कोई टाल नहीं सकता, बोलते हैं जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन आप जो है कर्म कुछ ऐसे करेंगे कि भगवान जो है वो आपके हिसाब से आपका तकदीर लिखेगा। तो मेरा बचपने से जब से मैं होश संभाला हूँ तब से एक मन में भाव था कि मुझको समाज सेवा करना है, लोगों के बीच काम करना है और समाज का, गांव का विकास करना है, कुछ अच्छा काम करके दिखाना, ये मन में एक भाव था। और मैं शासकीय सेवा में रहते हुए भी समाज के काम में, गांव के विकास में, लोगों के समस्याओं के प्रति मैं काफ़ी सचेत रहा और जितना संभव हो सके मैं लोगों के बीच जा कर के उनके लिए मैं काम करता था। और एक शिक्षक के रूप में मैंने काम शुरू किया और साथ ही साथ मैंने अपने पिताजी के नाम से एक फाउंडेशन बनाया था जिसमें हम धर्म, संस्कृति और संस्कार के बारे में काम करते थे। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा जैसे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करके लोगों को हम उसमें जोड़ते थे। और हमारा शुरू से मानना था कि जीवन में शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है, संस्कार के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है, इस बात पे बल देता था और आज भी मैं इसी बात पे बल देता था। तो क्षेत्र में मेरी जो छवि बनी है, लोगों के बीच जो पहचान बनी है, वो राम कथा, भागवत कथा इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में बनी है। और विगत 14 साल से राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा बड़ा आयोजन मैं अपने क्षेत्र में कराता हूँ और उस कथा के माध्यम से सब लोग जुड़े हैं। मेरी छवि एक समाज सेवी के रूप में बना है और फिर धीरे धीरे
क्षेत्र में मेरी जो है लोकप्रियता बढ़ती गई और भारतीय जनता पार्टी में मैं शुरू से काम कर रहा हूँ। शासकीय सेवा में था उस समय मैं डिपुटेशन में हमेशा मंत्रियों के साथ रहा हूँ, संगठन में काम करने का अवसर भी मिला और जिनके साथ भी रहा मैं उनके साथ रह कर के सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाया हूँ, चाहे वो गरीब गांव किसान के लिए हो या विकास के माध्यम से हो। बहुत सी योजनाओं को गांव तक पहुंचाया हूँ, तो लोगों को ये लगा कि ये अच्छा काम करता है, सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाता है, गांव का विकास करता है, तो ये मेरे लिए ये जो है प्लस रहा। और समय आया तो मैं 2019 में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो उसी समय मैं वीआरएस लिया। वीआरएस लेकर के मैं रायपुर जिला पंचायत के क्रमांक 6 से चुनाव लड़ा। क्योंकि पूर्व मेरी उपलब्धियां बहुत थी, तो जिला पंचायत में मैं वहाँ मेरी एक तरफा जीत हुई। फिर यहाँ पे जिला पंचायत रायपुर में उपाध्यक्ष बना। पार्टी ने मेरे मेहनत को मेरे कामों का मूल्यांकन किया। फिर रायपुर जिला ग्रामीण का मुझको अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं जितना हो सके ईमानदारी से साथ मैं उस पद का निर्वहन किया और हमारे नेताओं ने अभी 2023 के चुनाव में बलौदाबाजार से मुझको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए और वहाँ से विजयी हुआ। हमारे क्षेत्र के लोगों का काफ़ी योगदान रहा, कार्यकर्ताओं का योगदान रहा, सबकी मेहनत से मैं बलौदाबाजार सीट से जीता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में धन बल का उपयोग हमारे यहाँ कहीं नहीं हुआ। वोट के लिए ना हमने 1 रुपया पैसा कहीं दिया, न कभी हमने 1 पौवा शराब दिया। हमारा शुरू से सिद्धांत था, हमने जिला पंचायत भी वैसी लड़े और विधानसभा भी वैसी लड़े। लोगों का अथाह स्नेह था, आशीर्वाद था और हमारी पार्टी के नेता हमको इस लायक समझे, विधानसभा के प्रत्याशी बनाए। ये उनका बड़प्पन था, उनकी कृपा थी कि हमको टिकट दिए और विधानसभा में पहुंचने के बाद मंत्रिमंडल में स्थान भी दिए, जिसको हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में थे और आज भी कार्यकर्ता हैं। हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि हम एक अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। हमारे काम की चर्चा होना चाहिए, अच्छाइयों की चर्चा होना चाहिए, ये हमेशा प्रयास रहता है। एक मिनट का तो मंत्री जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका व्यक्तिगत परिचय और फिर आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी होने चाहिए और वो संस्कार आप में दिखते हैं। आपकी एक जो पहचान बनी है, एक समाज सेवी के रूप में आप जाने जाते हैं लोगों के बीच में, तो ये एक चीज़ें होती हैं मंत्री जी, जिस प्रकार से कहते हैं कि आपको समाज की सेवा करनी है, ये भाव आपके मन में कैसे आया? क्या आपके घर में से पहले कोई समाज सेवी थे या आपके मन में ये भाव कैसे आया कि आपको समाज में रहकर समाज की सेवा करनी है? देखिए, मेरे यहाँ पिताजी मेरे गुरु हैं। मैं जब भी बैठता था तो हमेशा धर्म की बातें, पुराण की बातें करते थे और अपने जीवन काल में उन्होंने गांव के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। जब एक बार अकाल पड़ा था 70-72 में, तो उस समय गांव के लोगों को पालने के लिए एक तालाब का निर्माण कराया। तो उनका हमेशा ये रहता था कि लोगों की सेवा करें, अच्छा काम करें। जीवन अनमोल है और जीवन कब समाप्त होगा पता नहीं है, इसलिए जब तक हैं तब तक हम लोगों की सेवा करें, अच्छा काम करें। तो ये प्रेरणा जो है पिताजी से ही मिला है और उनके द्वारा जो दिए गए शिक्षा हैं वो आज भी जीवंत हैं। तो जिस प्रकार से आपकी जो पहचान बनी सामाजिक एक कार्यकर्ता के रूप में, लोगों के बीच में आप काफ़ी लोकप्रिय हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जी के बाद अगर कोई दूसरे जनता के बीच में कोई ज़्यादा लोकप्रिय है काफ़ी समय से, तो वो आप हैं जो आपके क्षेत्र में है। जैसा कि हम जाते हैं क्षेत्र में तो हमें बातें पता चलती हैं। आप शिक्षक भी रहे हैं जी। तो शिक्षा में जो आप जब आपकी पोस्टिंग की, तो आपका सबसे फेवरेट विषय कौन सा था? देखिए, मेरा फेवरेट विषय राजनीति शास्त्र था और बृजमोहन जी से हमारी तुलना मत करिए, है ना। बृजमोहन तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका जीवन अनुभव से भरा हुआ है और हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम उनसे सीखते हैं।
बड़े नेताओं से सीखते हैं। राजनीति शास्त्र मेरा रुचि का विषय था और राजनीति शास्त्र जो है देश की व्यवस्था, देश की राजनीति, इन सब पे संबद्ध रहता है, तो मेरा विषय वही था। जी। जी। तो राजनीति आपका विषय रहा और आप राजनीति में आज आ गए। जैसे कि आप बार बार कहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने काम शुरू किया था, और लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता ही एक अच्छा नेता बन सकता है आगे चलकर। वो चीज़ें आपने की है। तो सामाजिक कार्यकर्ता से जो नेता तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा? जैसे कि आपने बताया कि आप पहले चुनाव आप लड़े, बीआरएस आपने लिया, उपाध्यक्ष आप बने, लेकिन अचानक से राजनीति में आने का जो है भाव वो कैसे आया? देखिए, आज की स्थिति में समाज सेवा का माध्यम राजनीति है। बिना राजनीति के समाज सेवा नहीं हो सकता। आपको किसी गांव में गए, बोले कि हमको गांव में एक चबूतरा बनवा दीजिए, है ना, ये गरीब है तो इनको आवास दिला दीजिए, ये उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़ाई के लिए पैसा दिला दीजिए, ये बहुत बीमार हैं, इलाज कराने में असमर्थ हैं तो उनका इलाज करवा दीजिए। माने छोटी छोटी बातें हैं, और इन्हीं को अगर कर लिए हम तो यही समाज सेवा है। किसी ज़रूरतमंद आदमी का हम थोड़ा सहयोग कर दिए। लोग भटक रहे हैं, राशन कार्ड बनवाना है ना, किसी का आधार कार्ड बनवाना है, किसी का, माने छोटी छोटी बातें रहती है पर उनके लिए बहुत बड़ा होता है। तो ये सब काम ऐसा हो गया है कि जब तक आपके पास राजनीतिक कुछ प्रेशर नहीं रहेगा तो सेवा करना संभव नहीं है। तो हमने महसूस किया कि वाकई में सीधे राजनीति में आना ज़रूरी है, और लोगों की इतनी आकांक्षाएं बढ़ गई थी, अपेक्षाएं बढ़ गई थी कि उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनीति में आना ज़रूरी है। तब तो बड़े बड़े काम, चाहे स्टाफ डैम बनाए, नाला बंद करें, चाहे स्कूल का बनाए, चाहे हॉस्पिटल बनाए, ये सब, तो इनके लिए राजनीति में आना ज़रूरी था। जी। तो जिस प्रकार से मंत्री जी आप को जब आप राजनीति में आए, पहली बार आपने चुनाव लड़ा, विधायक का आपने जीत हासिल की, और उसके बाद आपको अब छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है युवाओं की। खेल विभाग के आप मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ सोच है आपकी कि आखिर छत्तीसगढ़ के युवाओं को किस दिशा में लेकर के जाना चाहिए? और रही बात खेल की, तो छत्तीसगढ़ में जो खेल का जो स्थान है वो कहाँ तक आप सोच रखते हैं कि कहाँ तक जाना चाहिए? किस प्रकार के इसमें योगदान रहेंगे आपके? देखिए, हमारा देश जो है युवाओं का देश है, और युवा हमारी ताकत है। हम हमेशा कहते हैं जहाँ भी जाते हैं कि युवाओं की जो ताकत है, उनकी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है सकारात्मक ताकतों में लगना चाहिए। और आज के युवा काफ़ी पढ़े लिखे, नई टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। विश्व में केवल भारत ही युवाओं का देश है, और इनके डंके विदेशों में भी बजते हैं इनकी प्रतिभा की। तो युवाओं से भी कहता हूँ, जैसे हम खेल में हैं, शिक्षा में हैं, तो खेल, शिक्षा, आध्यात्म, इसके साथ साथ हमारा संस्कार को जोड़ना भी ज़रूरी है। जब अलंकरण समारोह हुआ तो उस दिन हमने एक नए पुरस्कार की घोषणा किए हैं। उनको बोलें कि छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार, जो युवाओं की सहभागिता खेल के साथ साथ साहित्य में, कला में, योग में, अध्यात्म में, संस्कार में रहेगा, उनको छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार से भी पुरस्कृत करेंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा, यहाँ के खिलाड़ी की पहचान देश में और विदेश में भी हो। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभा है, और इन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हम एक अच्छी प्लानिंग किए हैं। सरकार ने भी छत्तीसगढ़ खेल प्रोत्साहन योजना लागू किए हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके अनुशंसा पे 5-6 साल के बाद पहली बार अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 1.5 करोड़ रुपये खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दिया गया। और उस दिन मैं देखा कि खिलाड़ियों के चेहरे में उत्साह था। उनको लगने लग गया कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, खिलाड़ियों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, और वाकई में अच्छा काम करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं, नई योजनाएं ला रही है। उन दिल्ली की योजनाओं को हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लाएंगे,
और ये हमारे लिए और एक खुशी की बात है कि जो नेता हमारे प्रदेश का प्रभारी था माननीय मनसुख मंडाविया जी, वो आज खेल युवा कल्याण मंत्री हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और बहुत सी योजनाओं को हम छत्तीसगढ़ में लाएंगे। जी। तो दोस्तों, खबरों का ये जो बातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे।